2 अक्टूबर है आज। भारत के दो लाल, भारत की दो विभूतियों के संदर्भ को आज याद करने का दिन है। पहले राष्ट्रपिता को याद करते हैं। चूंकि हम सिविल सेवा परीक्षा के प्रतिस्पर्धियों के कोच हैं, शिक्षक हैं, तो भाषा तो वही बात करेंगे कि गांधी आज जीवित होते। थोड़ी सी बात बोल रहे हैं, निबंध उबंध प्रयोग कर लीजिएगा। यदि गांधी आज जीवित होते तो क्या होता? क्या होता सोचो। ये मनस्ताप न होता जो हम बेर बेर सोचते हैं, बाबा जिंदा होते, बाबा जिंदा होते, बापू आज होते। तो ये जो कृषि अधिनियम आए, इसकी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए संस्कृत निष्पाता में बात करते हैं, यूपीएससी की भाषा में बात करते हैं, एकेडमिक भाषा में थोड़ा बात करते हैं। प्रगति, परिवर्तन एवं प्रासंगिकता किसी भी कालखंड में विमर्श के मुद्दे रहे हैं। प्रगति कितनी हुई, परिवर्तन कितना हुआ है, परिवर्तनों की दिशा और दशा क्या है, परिवर्तन कितने प्रासंगिक हैं, ये कभी भी चर्चा होती रही, कभी भी इनकी चर्चा चलती रही। इस प्रकार इन प्रत्ययों का एक सुविचारित आधार होता है जो हमसे कहते हैं कुछ दूर चले आए हो, अभी बहुत दूर जाना है। अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उन्हें सुधार लो। इसी महात्मा गांधी एक आस्था प्रवण धार्मिक संत थे। प्रगति, परिवर्तनीयता तथा स्वयं को समयानुकूल बनाने में उनकी प्रबल आस्था थी। यद्यपि गांधी जी तकनीकी अर्थों के अर्थशास्त्री नहीं थे और संस्कृत के पुरोधा भी नहीं थे, पारंगत राजनीति शास्त्री भी नहीं थे, फिर भी उनकी जीवन शैली और कृत्य में ये सारी की सारी बातें स्वतः समाविष्ट थी। संत की सोच थी संस्कृत एक निष्ठ भाव से आगे बढ़े, सामाजिक ताने बाने मजबूत हों, अर्थ चिंतन गांव से शुरू हो, खेती को खास महत्व मिले जो आज 74 वर्षों बाद मिल रहा। गांधी थोड़े दिन पहले ही चले गए थे ऊपर, शायद विभाजन की पीड़ा सह नहीं पाई। अर्थ चिंतन गांव से शुरू हो, राजनीति धर्मानुचारणी हो, धर्म के अनुकूल आचरण करे। धर्म की राजनीति न हो, देश स्वतः आगे बढ़ चलेगा, अधिनियमों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दुर्भाग्यवश आज क्या हो रहा है, सब कुछ नकारात्मक रूप में पलट गया है। दिखाने की हड़बड़ी है, कोई अधिनियम ला रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है, कोई गांधीवादी मठ संगठन चला रहा है। गांधी होते तो उनको पीड़ा होती, बहुत पीड़ा होती। आज रुपयों का कारोबार जैसा चल रहा है, यदि गांधी जीवित होते तो उनका मन होता कि कब इससे उड़ चले। तो मन कहता है कि ये जो नकारात्मक बदलाव है कहीं गांधी की सोच की अवहेलना के कारण तो नहीं है। ये गरीबी, ये बेरोजगारी, ये निर्धनता कहीं संत की सोच की अवहेलना के कारण तो नहीं। वस्तुतः बापू को, राष्ट्रपिता को, गांधी को याद करने का मन इसी मनस्ताप में छिपा हुआ है और बरबस उनके दर्शन की प्रासंगिकता हमारे चहुओर गूंजने लगती है। कहीं इस नाते तो नहीं, कहीं इस नाते तो नहीं, कहीं इस नाते तो नहीं, कहीं इस नाते तो नहीं। जरूरत है संदर्भों को सही रूप में तर्कसंगत तरीके से समझने की। बापू जहाँ होंगे उन्हें शांति मिलेगी, बस इतना ही। अब हम कम जाने समझे गए, अपेक्षाकृत कम प्रतिष्ठा प्राप्त या कम महत्व पाए लाल की ओर चल रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे और अपनी दृष्टि में सबसे बड़े संत श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। मुगल सराय में जन्मे शास्त्री जी गंगा पार करके पढ़ने आते थे। मैं ज़्यादा जानता नहीं था, बड़ा पढ़ाकू भी नहीं था, तो थोड़ा इंटरेस्ट भी कम था।
यद्यपि 1964 का दिन एक विभूति के निधन और एक विभूति के अस्तित्व में आने का, 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई। शास्त्री जी 1964 में ही भारत के प्रधानमंत्री बने। संयोग कहें उसी साल मैं भी पैदा हुआ था, 1 जनवरी को। अब 1 जनवरी को पैदा हुआ, ये तो बड़ा सा पता नहीं संयोग या हमारे मौलवी साहब की कृपा। हमारे ख़ानदान में हर कोई 1 जनवरी को पैदा हुआ या 31 दिसंबर को। अब निश्चित तौर पे इस दिन तो पैदा नहीं हुए होंगे, पूरा ख़ानदान है 1 जनवरी 1 दिसंबर को, लेकिन मौलवी साहब को हमारी यही डेट शायद सूट करती रही हो, तो सब 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को पैदा हुए। जैसा मुझे बताया गया, मैं सुना अपने बड़ी चाची से, नानी से, कि मेरा जन्म चैत्र रामनवमी के दिन 2-2:30 बजे के बीच फैजाबाद जनपद में मझुई नदी के किनारे रामपुर नामक एक छोटे से गांव में हुआ। वो मेरा ननिहाल था, धौरुआ कस्बा मालीपुर रेलवे स्टेशन। तो 1964 मेरे भी जीवन में खास महत्व का है। शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुए, 1904 में जन्मे। तो शास्त्री जी के बारे में कुछ बातें सुनाने का मन हो रहा। मुझे शास्त्री जी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बहुत शुरू में रुचि भी नहीं थी, ज़्यादा जानता भी नहीं था। सुनता रहता था 15 अगस्त के भाषण में कि या 2 अक्टूबर को एक हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, छोटे कद के थे, बड़ी विलक्षण प्रतिभा के थे, बड़े कठोर निर्णयी थे, मितभाषी थे, ईमानदार थे, वगैरह वगैरह। गांधी शास्त्री जी का सर्वाधिक प्रभाव मैंने मन मस्तिष्क में तब पड़ा जब आपके कुछ साल पहले मैंने एक लेख पढ़ा श्री रामचंद्र गुहा जी का। यदि शास्त्री जी 10 वर्ष और जिंदा होते, इस बार मानस पटल पर तमाम चीज़ें अंकित होती गई। शास्त्री जी के बारे में जानकारी कहीं मिली, जुटाया तो नहीं लेकिन पढ़ता रहा, तो 2-3 कहानियाँ सुनाते हैं। एक कहानी है, शास्त्री जी जब गृह मंत्री थे तो लाल बहादुर जी की धर्मपत्नी जी का नाम था श्रीमती ललिता शास्त्री। 5 पुत्र थे शास्त्री जी के, हरिकृष्ण शास्त्री, सुनील शास्त्री, सनिल शास्त्री इत्यादि। तो एक दिन शाम को आए तो कहें कि अम्मा हम लोग भी कार से जाएंगे, सचिव वगैरह के लड़के सब कार से आते हैं। तो रास्ते में ललिता जी ने कहा कि लड़के तो कार से जाना चाहते हैं। तो शास्त्री जी ने कहा कार से जाना चाहते हैं तो जाएं, विभाग वाली कार से भेज देना, लेकिन उसमें पेट्रोल डलवा देना अपने पैसे का। तो सुबह लड़के तो बड़ी खुश कि अब तो आज कार से जाएंगे। तो जब कार में बैठने लगे तो शास्त्री जी ने कहा कि देखो भाई, कार तभी तक है जब तक हम गृहमंत्री हैं, और जैसे हम गृहमंत्री पद से हटेंगे फिर बग्घी से जाना पड़ेगा। तो शास्त्री जी के, महान शास्त्री जी के सुपुत्र बाप की इस बात का प्रभाव लिए हुए बिना कैसे रहते, सारे पुत्र कार से उतर गए। शायद तब तक अपने बाप की बात का महत्व समझ चुके थे। ऐसे थे शास्त्री जी। जब उत्तर प्रदेश सरकार में लोक कल्याण विभाग के मंत्री या PWD विभाग के मंत्री थे, तो एक दिन आते हैं तो देखते हैं घर में कूलर लगा हुआ है। तो पत्नी से वही कूलर कहाँ से आया? तो पहले वो लोक निर्माण विभाग वाले आए थे, कूलर लगा के गए हैं कि साहब अब लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं तो घर तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो शास्त्री जी ने कहा कि पहले कूलर हटवाओ फिर हम घर में घुसे। ऐसे थे शास्त्री जी। एक और कहानी बताते हैं। शास्त्री जी जब गृह मंत्री थे तो अक्सर अपने माली से बात कर लिया करते थे। एक दिन सचिव ने कहा कि अरे सर, ये सब छोटे लोग हैं, आप इतने बड़े पद पर हैं। सर तब समय प्रधानमंत्री थे। तो शास्त्री जी ने कहा कि
छोटा और बड़ा, आओ तुम्हें कहानी सुनाते हैं। कहना हाँ साहब सुनाइए। तो कहीं आइंस्टीन का नाम तो आपने सुना होगा, कहीं हाँ सर सुने हैं। तो कहते हैं कि आइंस्टीन जिस लैब में काम करते थे तो वहाँ 2 बिल्लियाँ उनको बड़ा डिस्टर्ब करती थी। तो अपने सर्वेंट से कहे कि यार इन बिल्लियों को निकालने कोई व्यवस्था करो, डिस्टर्ब करती हैं। तो कहते सर साहब हम भी सोचते तो हैं कि निकालें, लेकिन इधर उधर भग जाती हैं, कैसे कुछ तो समझ नहीं आ रहा। तो कहीं ऐसा करो, एक यहाँ बड़ा छेद करो, एक छोटा छेद करो, तो बड़े वाली से बड़ी बिल्ली निकल जाएगी, छोटे वाली से छोटी बिल्ली निकल जाएगी। तो सर्वेंट ने कहा कि सर तो 2 छेद करने की क्या ज़रूरत है, एक ही से पहले मानिक उसी से पीछे बेटी निकल जाएगी। तो आइंस्टीन ओ ये तो मेरे समझ में ही नहीं आया। तो हाँ, बड़े छोटे का कोई संदर्भ नहीं, कौन कब कौन से ज्ञान की बात बता दे, नहीं सुना आपने? जहाँ काम आवे सुई काह करे तलवार। तो ऐसे थे शास्त्री जी। देश में गरीबी थी, भूखमरी मची हुई थी, पाकिस्तान से युद्ध सूखा वगैरह था। शास्त्री जी गेहूँ लाने गए थे अमेरिका में। वहाँ पे गेहूँ लाने की बाध्यता इतनी दर्दनाक थी कि शास्त्री जी 3 कदम उल्टे, ठीक है गेहूँ की ज़रूरत नहीं है, देश में आते हैं नारा देते हैं जय जवान जय किसान। भूखे रहो, पेट पे रस्सी बांधो, मर जाओ, हफ्ते में 1 दिन व्रत रखो, लेकिन अमेरिका से गेहूँ नहीं आएगा। जब बड़े लोग ऐसी बातें कहते हैं, जब बड़े लोग कहते हैं कि नई पीढ़ी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम उसके पीछे खड़े हैं, हमें है आपकी चिंता, तो फर्क पड़ता है। काश ऐसा कोई कहने वाला हो। रामचंद्र गुहा जी को धन्यवाद, जिन्होंने हमको शास्त्री जी के बारे में जानने की प्रेरणा दी। और बाकी क्या कहें, बहुत कुछ क्रिकेट मैच के द्रविड़ और तेंदुलकर की तरीके से समझे। अगर देश का कोई महानतम खिलाड़ी क्रिकेट का होना चाहिए तो राहुल द्रविड़, लेकिन तेंदुलकर की आभा के सामने द्रविड़ दब से गए। बहुत कुछ ऐसे शास्त्री जी के साथ हुआ। शास्त्री जी अगर 10 साल और प्रधानमंत्री रहे होते तो देश कहाँ होता। यह केवल सुधी सुविज्ञ व्यक्तियों द्वारा समझे जाने की विषय वस्तु और कुछ नहीं। दोनों विभूतियों को अंतःकरण से प्रणाम करने का मन हो रहा, आप भी प्रणाम करें। आगे ऐसी बातें हम और बताते रहेंगे जो एथिकल व्यूज के तहत होंगी, जो यूपीएससी के पेपर 4 और निबंध में काम करेंगे। अनंत शुभकामनाएं, फिर कभी। धन्यवाद।